टीचर अरुण तिवारी एके एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, सुपर 40 के तहत यूपी पीसीएस प्री परीक्षा को टारगेट करके ये क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक बार फिर हम आपको बताते हैं, जो भी हमारे मित्र अभी तक हमारे साथ जुड़ गए हों। मरियम अंसारी जी, गुड इवनिंग मरियम, कल भी आप हमारे साथ जुड़ी थी, बहुत अच्छा लगा कि आज भी आप हमारे साथ जुड़ी हैं। मारूफ खान साहब भी मेरे साथ कल जुड़े थे, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, गुड इवनिंग। जो भी हमारे मित्रगण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास जो भी सोशल ऐप हो तो उस पर हमारी इस लिंक को शेयर कर दें ताकि अन्य लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। मित्रों, ये हमारा सुपर 40 नाम से ये जो आपका टारगेट बैच, चैन बैच हम लोग लेकर आए हैं, निश्चित तौर पर ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायी होगा। और देखिए, आज की इस क्लास में आगे के प्रश्न हम क्या लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न आपकी इस क्लास का आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न आप लोग ध्यान से देखें। पहला प्रश्न, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, यानी रंगपुर नामक हड़प्पा सभ्यता संबंधी स्थल वर्तमान समय के किस क्षेत्र में है? किस क्षेत्र में है? तो जल्दी से जरा आंसर कीजिए दोनों लोग। अन्य मित्रगण भी हमारे जल्दी से लाइव हमारे साथ जुड़ जाएं। तो इसका उत्तर है सौराष्ट्र में। कहां? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र गुजरात में ये आपका सैंधव सभ्यता संबंधी स्थल है। सवाल ये उठता है कि रंगपुर किस लिए प्रसिद्ध है? इस सैंधव सभ्यता संबंधी स्थल से धान की भूसी का प्रमाण पाया गया है। धान की भूसी का प्रमाण पाया गया है। अच्छा देखो मित्रों, आप लोगों को एक बात हम और क्लियर करवा दें। आपकी यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा बिल्कुल बहुत अच्छा, माहरूफ ने भी बिल्कुल, मरियम ने भी बिल्कुल, आप लोगों ने थोड़ा सा कुछ अलग आंसर किया था लेकिन ठीक है। अच्छा, रवि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए, तो आप लोगों को थोड़ा सा हम कुछ बातें बता दें। अब आपका चूंकि प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत नजदीक है, तो हम आपको अपना अनुभव बताते हैं। बहुत अधिक घबराने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अभी से आप दो चीजों पर अपना फोकस करिए, दो चीजों पर। सबसे पहली बात तो आप विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को खूब अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और दूसरी चीज, करंट अफेयर्स पर खूब अच्छे से अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इन्हीं दो चीजों पर आपका फोकस होना चाहिए। तो धान की भूसी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आइए चलिए, अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपनी उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? ऐसा ये कौन सा सैंधव सभ्यता का स्थल है? आइए आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं। मित्रों, इसका उत्तर है धौलावीरा। सैंधव सभ्यता का यह स्थल धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में है। ध्यान रखिएगा, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में है। धौलावीरा शब्द का अर्थ है सफेद रंग का कुआं। सफेद रंग का कुआं, ठीक है मित्रों। यहां से एक कुशल जल प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण पाया गया है। इतना ही नहीं, इस धौलावीरा से सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा अभिलेख पाया गया है। सबसे बड़ा अभिलेख भी पाया गया है।
और वह अभिलेख कितने अंक का है? तो ये 10 अंकों का है, इसमें 10 अक्षर हैं। और ये अभिलेख किस पर खुदा हुआ है? तो एक काष्ठ पट्टिका पर, एक काष्ठ पट्टिका पर खुदा हुआ है। इतना ही नहीं, आपके इस धौलावीरा से मित्रों एक स्टेडियम का भी प्रमाण पाया गया है। किसका? स्टेडियम का भी प्रमाण पाया गया है। तो ये भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? धौलावीरा शब्द का अर्थ क्या है? सफेद रंग का कुआं। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा अभिलेख कहां से पाया गया है? धौलावीरा से। वो कितने अक्षरों वाला? 10 अक्षरों वाला। वो अभिलेख किस पर अंकित है? एक काष्ठ पट्टिका पर। स्टेडियम का प्रमाण कहां से पाया? धौलावीरा से। और बाकी कुशल जल प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण कहां से मिला है? धौलावीरा से। ये तो आप लोगों को पता ही है। इतना ही नहीं, धौलावीरा से भैया त्रिस्तरीय जन बसाव का भी प्रमाण पाया गया है, जो कि मैं कल की क्लास में आपके साथ चर्चा किया था। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न पर। मरियम ने भी सही आंसर किया था, रवि जी ने भी सही आंसर किया था। आइए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? हमने आपको बताया था लोथल सैंधव सभ्यता का बंदरगाह नगर था। कैसा नगर था? बंदरगाह नगर था। यानी कि यहां से बंदरगाह का प्रमाण पाया गया है या डॉकयार्ड का प्रमाण पाया गया है। एक बात और आप लोगों को बता दें, शायद आपकी परीक्षा में कभी प्रश्न पूछा जाए कि सैंधव सभ्यता का, पूरी सैंधव सभ्यता का सबसे विशाल मैन मेड स्ट्रक्चर, सैंधव सभ्यता का लार्जेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर क्या है? तो सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर, इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी संरचना लोथल का बंदरगाह या डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा है। और मित्रों यह लोथल गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। आइए चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में कहां से प्राप्त है? हाथी दांत का पैमाना लंबाई मापने के लिए, उसकी लंबाई कितनी है? 13 इंच। कितना? 13 इंच का हाथी दांत का बना हुआ पैमाना कहां से मिला है? सैंधव सभ्यता के लोथल नामक स्थल से। कहां से? लोथल नामक स्थल। इतना ही नहीं, यही लोथल से तराजू का पलड़ा, किसका? तराजू का पलड़ा। तराजू का पलड़ा जानते हैं ना? तो तराजू का पलड़ा भी पाया गया है। तमामों बाट भी पाए गए हैं ताकि नाप जोख की जा सके, वजन भी किया जा सके। इतना ही नहीं, चक्की के पाट भी यहां से पाए गए हैं। चक्की के पाट भी पाए गए, जानते हैं, ताकि उसकी पिसाई उसाई की जा सके। और यहां से भैया चावल के दाने भी पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? चावल के दाने भी पाए गए हैं। तो ये सारे प्रमाण आपके यहीं लोथल से पाए गए हैं और यहां से हाथी दांत का पैमाना भी मिला है। चलिए बहुत अच्छा, रवि जी ने भी आंसर भेजा, मरियम ने भी आंसर भेजा। अब भाई देखो, किसी का सही तो किसी का गलत, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आप लोग आंसर कर रहे हैं। आइए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। इतना तो हम आपको बता दें, आज आप चाहे प्रश्न सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, पहली बात तो आप प्रश्न का उत्तर करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप अपना साहस तो दिखाते हैं। दूसरी बात, भले ही आज आप इतिहास के प्रश्नों के उत्तर गलत क्यों ना बता रहे हो, लेकिन मेरा दावा है जब ये सुपर 40 आप आगे के 20 से 22 दिनों तक हमारे साथ पढ़ लेंगे, उसके बाद आप जब कहीं भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर करेंगे, ये तो मेरा दावा है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से
200 संस्कार डबल वेरियल का प्रमाण मिला गया है। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा स्थल है जहां से स्त्री और पुरुष को साथ साथ दफनाने का प्रमाण पाया गया है। ठीक है, स्त्री और पुरुष को एक ही कब्र में एक साथ दफनाया गया हो। तो देखिए कौन कौन, जब गलत होगा तभी तो सही सीखेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आइए तो भैया देखो, ये जो लोथल नामक स्थल है, यहां से कुल 20 समाधियां पाई गई हैं, 20 समाधि। ठीक है, इन 20 समाधियों में से 3 समाधियां ऐसी हैं जिनमें पुरुष और महिला को साथ साथ दफनाया गया है। यानी 3 मिश्रित युगल समाधियां पाई गई हैं। कुछ इतिहासकार इन्हीं समाधियों के बिहाफ पर यह दावा करते हैं कि सैंधव सभ्यता में सती प्रथा प्रचलित थी, लेकिन उनका यह दावा 100% निराधार है, क्योंकि आपका जो सैंधव समाज था भैया, यह मातृसत्तात्मक समाज था। कैसा? मातृसत्तात्मक समाज था। और जब मातृसत्तात्मक समाज होगा और मातृशक्ति जो है सती हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। आइए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी का हल कहां पाया गया है? पक्की मिट्टी का बना हुआ हल जिससे जुताई की जाती थी। ठीक है, जिससे जुताई की जाती थी। तो इसका उत्तर है बड़ावली। बड़ावली नामक स्थल हरियाणा राज्य में है। कहां? हरियाणा। बड़ावली नामक स्थल से पक्की मिट्टी का बना हुआ हल पाया गया है। ये इस बात का प्रमाण है कि सैंधव सभ्यता के लोग हल से जुताई करके कृषि कार्य करते थे। समझ में आ गया? आइए अब हम अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी, मांडा नहीं मांडी, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, एक स्थल है मांडा। तो मांडा तो आपका भैया जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहां? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और यह चिनाब नदी के तट पर स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर पर स्थित स्थल है। लेकिन यही मांडी नामक स्थल आपके उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। किस? मुजफ्फरनगर। कौन सा है? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जिले में ये आपका मांडी नामक स्थल मौजूद है। यहां से हाथी का कपाल खंड पाया गया है। हाथी का कपाल खंड पाया गया है। चलिए, हरिनंदन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिनंदन, आपका दिल से मैं स्वागत करता हूं। हाँ, हल और जुते हुए खेत, चलो बहुत अच्छा। आप जरा ग्रुप में लोगों को सूचित कर दीजिए भाई। हरिनंदन, इतने छात्र साथ में पढ़ते हैं लेकिन कोई भी इस क्लास में हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, आइए चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जुता हुआ खेत यानी कूण का निशान। ऐसे देखो, जुताई की गई है, ऐसे ऐसे ऐसे। इतना ही नहीं, ऐसे ऐसे भी जुताई के निशान का प्रमाण पाया गया है। ठीक है, ये कूण के निशान बने हैं और ऐसे ऐसे में गेहूं बोया गया था और ऐसी ऐसी लाइन में सरसों बोई गई थी। माने एक ही समय पर एक ही खेत में 2 प्रकार की फसलें बोए जाने का प्रमाण। तो कहीं और से नहीं, कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान राज्य में है, सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल है। कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या होता है?
काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, तो कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण पाया गया है। समझ में आ गया? आइए चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न क्या है? चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चन्हूदड़ो सैंधव सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो से की खुदाई जे.एच. मैके महोदय ने की थी। किसने? जे.एच. मैके महोदय ने किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। बहुत अच्छा, मरूप ने भी बिल्कुल सही आंसर भेजा था। आइए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दीजिए आंसर। राधिका, गुड इवनिंग राधिका, कैसी हो? वेरी गुड, बहुत अच्छा। जरा ग्रुप में लिंक को राधिका शेयर कर दीजिए, जो भी और लोग शामिल हो सकें, क्लास में आ सकते हैं। आइए चलिए, हड़प्पा काल का तांबे का रथ कहां से मिला है? तो दैमाबाद, दैमाबाद, दैमाबाद कहां है? महाराष्ट्र में है। कहां? महाराष्ट्र में। और यह भैया प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। और ये सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित स्थल है। दैमाबाद से एक तांबे का बना हुआ रथ मिला है और उस रथ को एक नग्न पुरुष हाँक रहा है। कौन? एक नग्न पुरुष हाँक रहा है। और ये आपका उत्तर हुआ, तांबे का रथ। ठीक है, तो ये दैमाबाद से, महाराष्ट्र से पाया गया है। आइए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? ठीक है, गाजी मलिक। इन्हीं गाजी मलिक को गयासुद्दीन तुगलक भी कहा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो ये गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक था। मित्रों, इसने 1320 से 25 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के यह प्रथम सुल्तान हैं, दिल्ली सल्तनत के यह प्रथम सुल्तान हैं जिन्होंने नहरों का निर्माण करवाया था। तो नहरों का निर्माण करवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन? गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इतना ही नहीं, गयासुद्दीन तुगलक ने नियम बनाया था कि एक वर्ष में 1/11 से 1/10 अधिकतम इतनी ही भूराजस्व में वृद्धि की जाए, इससे ज्यादा भूराजस्व में वृद्धि ना की जाए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मुहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था। मुहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी परिवर्तन किया था। क्यों? देखो भैया, दिल्ली सल्तनत के जितने सुल्तान हुए उनमें सबसे बड़ा साम्राज्य मुहम्मद बिन तुगलक का था। इसने संपूर्ण दक्षिण भारत को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। और चूंकि दौलताबाद यानी देवगिर दिल्ली सल्तनत के केंद्र में पड़ती थी, इसलिए मुहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है,
मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य पूरे 23 प्रांतों में विभाजित था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। लेकिन यह भी हकीकत है कि पूरी दिल्ली सल्तनत यानी पूरा दक्षिण भारत मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही लगभग उसके हाथ से निकल गया, क्योंकि इन्हीं मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो फिलहाल इन प्रश्नों पर हम आगे की क्लासेज में चर्चा करेंगे। आइए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। भैया चलिए, मरियम अंसारी ने भी आंसर भेजा था। इस प्रश्न का आंसर आप लोग भेजिए। दिल्ली सल्तनत के जितने सुल्तान हुए हैं उनमें अगर योग्यतम, सर्वाधिक सुशिक्षित, पढ़ा लिखा अगर कोई था तो उसका नाम है मुहम्मद बिन तुगलक। मुहम्मद बिन तुगलक कई भाषाओं का, कई विषयों का अच्छा खासा ज्ञाता था। बिल्कुल मरियम ने सही आंसर भेजा है। तो मुहम्मद बिन तुगलक, इतना ही नहीं, एक बात और जान लीजिए, मुहम्मद बिन तुगलक धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु भी थे। इन्होंने अगर मुल्लाओं मौलवियों को दान दिया तो हिंदू साधु संतों को भी गाय पालने के लिए, धर्मशाला स्थापित करने के लिए, सबके लिए दान किया। जैन धर्म गुरुओं से भी, जैन विद्वान थे जिन प्रभ सूर्य, क्या नाम था, जिन प्रभ सूर्य, जैन विद्वान थे जिन प्रभ सूर्य। भैया मोहम्मद बिन तुगलक तो इनसे मध्य रात्रि तक दार्शनिक विषयों पर चर्चा करते रहते थे। मरियम ने बिल्कुल सही आंसर भेजा है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, अगले प्रश्न पर। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसके लिए भी उत्तर है मुहम्मद बिन तुगलक। मुहम्मद बिन तुगलक ही ऐसे प्रथम सुल्तान हैं दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने इतनी बड़ी शक्ति दिखाई। हमने बताया आपको क्योंकि ये धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु थे। आइए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, इब्न बतूता भारत में किसके शासन काल में आया था? ठीक है, तब तक आप लोग आंसर कीजिए। अब हम तब तक इसकी व्याख्या करते हैं। देखो भैया, इब्न बतूता अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। मोरक्को का निवासी था। 1333 ईस्वी में यह भारत की यात्रा पर आया था। इसने रेहला नामक पुस्तक की रचना की है जिसमें इसका भारत संबंधी यात्रा विवरण दिया गया है। और यह मुहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए थे। मुहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया था। इतना ही नहीं, इब्न बतूता को मुहम्मद बिन तुगलक ने अपना दूत बनाकर चीन के सम्राट तोगन तिमूर के दरबार में भेजा था। तोगन तिमूर के दरबार में भेजा था। तो ये सारी विशेषताएं इब्न बतूता के विषय में आपको पता चल गई होंगी। आइए चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। मरियम ने, हाँ गलत आंसर थोड़ा सा हो गया, लेकिन ठीक है मरियम, कोई बात नहीं है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी? है ना? तो बताओ भैया, इसका उत्तर बताओ आप सब लोग जल्दी जल्दी। चलिए भैया, ये कथन अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर लिखा था।
वो कहता है राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ऐसा लगता है उसके कहने का मतलब है कि प्रजा भी अपने राजा से ऊब चुकी थी और राजा भी अपनी प्रजा से ऊब चुका था। ऐसा ऐसे इतिहासकार आरोप लगाते हैं, कहते हैं, बाकी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, दरअसल मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध के थट्टा नामक स्थान पर हुई थी, तीव्र ज्वर के कारण, बुखार के कारण। तो उनकी इसी मृत्यु पर बदायूनी ने यह बात कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के संदर्भ में कथन है। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ठीक है, तो मित्रों आपको बताऊं, ये उत्तर है फिरोज तुगलक के। तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान यानी कि दास विभाग की स्थापना ही किया था। दास विभाग की स्थापना किया था। और भैया इनके पास कुल 1,80,000 दास थे। ठीक है, 1,80,000 दास थे। इन दासों का स्किल डेवलपमेंट करके इन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। इन्हें अपना उत्तराधिकारी भी बनाया जाता था। इन्हें अच्छा वेतन भी प्रदान किया जाता था। दरअसल दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम रखना, मरियम ने बिल्कुल सही आंसर भेजा था, मारूफ ने भी सही आंसर भेजा था। गुलाम रखना लोक कल्याण का कार्य माना जाता था। ऐसे गरीब लोग जिनका पालन पोषण उनके माता पिता नहीं कर पाते थे, अपने बच्चे को बेच देते थे, उनको ये लोग खरीद करके अपना उत्तराधिकारी बनाते थे, अपना दामाद बनाते थे, स्किल डेवलपमेंट करते थे, सेनापति बनाते थे, तो अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त करते थे। तो ये कोई निगेटिव कार्य नहीं था, कम से कम मुस्लिम समाज में। आइए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी जल्दी दीजिए। चलिए, तैमूर लंग तुर्क आक्रमणकारी था। ठीक है, उसने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1398 ईस्वी में किया था। अब इसी के साथ एक प्रश्न और बनता है कि उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो उस समय दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद थे। नासिरुद्दीन महमूद थे। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद थे। और भैया यह दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के, किस वंश के? तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। उन्हीं के शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर अपना आक्रमण किया था। इस तैमूर लंग के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था भारत की संपत्ति को लूटना, और उसने बेरहमी से संपत्ति को लूटा भी। जब वो दिल्ली में प्रवेश किया तो दिल्ली में कत्ले आम का आदेश दिया और कई हजार नागरिकों का कत्ल करवा दिया था। भाई ये आतताई था। इसीलिए तो कौन? करीना कपूर का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा ना। करीना कपूर ने एक पुत्र को जन्म दिया। अरे करीना और सैफ अली खान भाई, हा? दोनों ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? तैमूर। इसीलिए तो बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था कि ये कोई तैमूर वंदनीय नहीं था। दिल्ली में प्रवेश किया और दिल्ली के नागरिकों का कत्लेआम करवाया। तो कम से कम भारत के इतिहास की दृष्टि से तैमूर लंग का नाम प्रशंसा में नहीं लिया जा सकता। मरियम अंसारी ने, चलिए बिल्कुल बहुत अच्छा, नासिरुद्दीन महमूद, वेरी गुड, बहुत अच्छा।
आइए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? बताइए, इनमें से कौन अफगान मूल के थे? आंसर कीजिए। देखिए, दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया है। 5 राजवंश। नंबर 1 गुलाम वंश, ठीक है। नंबर 2 खिलजी वंश। नंबर 3 तुगलक वंश। ये जो हैं ये तुर्क मुसलमान थे। कैसे थे? तुर्क मुसलमान थे। नंबर 4 पर सैयद वंश। सैयद वंश के शासक अरब मूल के मुसलमान थे। नंबर 5 लोदी वंश। लोदी वंश के शासक अफगान मूल के मुसलमान थे। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न का उत्तर देखिए, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो अफगान मूल के लोदी वंश के शासक थे। लोदियों ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, आइए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। दिल्ली राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? अफगान शासक का मतलब है लोदी वंश के शासक, और लोदी वंश के लोदी वंश के भैया 3 शासक हुए हैं। पहला बहलोल लोदी। क्या नाम है? बहलोल लोदी। चीजों को बिल्कुल एकदम आप क्लियर जानें। बहलोल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन करता है, और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासनकाल इसी शासक का है। सबसे लंबा शासनकाल इन्हीं का है। ठीक है, दूसरे शासक यहां के हुए सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया। और तीसरे शासक हुए इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1517 से 26 तक शासन करते हैं। ये लोदी वंश के और दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में इन्हीं को बाबर ने पराजित करके मार डाला था। ये दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान हैं जो युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए मारे गए, है ना। तो आइए देखते हैं क्रम। तो सबसे पहले बहलोल खान लोदी, इनका शासनकाल आपने देख ही लिया। फिर सिकंदर शाह लोदी, और सबसे लास्ट में इब्राहिम लोदी। तो इसका विकल्प सी सही होगा, है ना। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है? कौन सा उत्पादन सल्तनत काल में नहीं होता था? यानी सोरा, काफी, अफीम, तंबाकू, इसमें कौन सा ऐसा उत्पाद है जो दिल्ली सल्तनत के काल में नहीं होता था? तो यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको बता दें, इसमें उत्तर होगा तंबाकू, है ना। दिल्ली सल्तनत काल में तंबाकू भारत में नहीं होती थी।
भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। पुर्तगाली भारत में सिर्फ तंबाकू की ही खेती की शुरुआत नहीं किए थे, अन्य कई फसलों की भी खेती की शुरुआत किए थे। कौन कौन सी? कौन कौन सी? तो देखो भैया, तंबाकू, लीची, आलू, मूंगफली, पपाया, अनानास, ठीक है, तो ये सारे फसलों की खेती यहां की जाती थी। ठीक है, आइए चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा, थोड़ा सा टफ प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टफ प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध का मतलब है 1801 ईस्वी से 1850 ईस्वी। अब इसी पर ध्यान दीजिए। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। यानी जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, उस औद्योगिक क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा 1801 से 1850 ईस्वी के मध्य। ठीक है, तो क्या भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे? भारत में वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रयोग हुआ था। तो भारत में मशीनों का प्रयोग तो एको बार हुआ ही नहीं, ये तो गलत है। देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। औद्योगिक क्रांति का ये प्रभाव है, लेकिन मुख्य प्रभाव नहीं है। ब्रिटिश उत्पादन में आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। पहली बात तो रेल लाइन 1853 में पहली बिछाई गई, तो यहां तो कुछ है नहीं। ब्रिटिश उत्पादन में आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था, तो आयात शुल्क तो कभी लिया ही नहीं गया, बल्कि इसका प्रभाव यह हुआ कि भारतीय दस्तकारी उद्योग यानी हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गए थे। वो क्यों, इसको समझिए भाई। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई, वहां कारखानों में मशीनों से सामान बनाए जाते थे। भारत में औद्योगिक क्रांति हुई नहीं। भारत में तो भाई हस्तशिल्प उद्योग था, लोग हाथों से सामान बनाते थे। अब जरा सोचिए, जो सामान हाथ से बनेगा, घर में बनेगा, उसकी लागत अधिक आएगी, मार्केट में उसकी वैल्यू अधिक होगी, उसकी कीमत अधिक होगी। अब वहीं उसी के समानांतर जब कारखाने में बना हुआ सस्ता सामान ले आकर भारत जैसे मार्केट में झोंक दिया गया, तो इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भारतीय दस्तकारी उद्योग पूरी तरह से चौपट हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है, तो इसका विकल्प यही सही है। आइए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में निर्यातित मुख्य पेय पदार्थ क्या थे? यानी 18वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य, यानी कि 1750 ईस्वी तक, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से किसका निर्यात किया जाता था? यही इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है। तो क्या कपास, तिलहन और अफीम का, चीनी, नमक, जस्ता और सीसा का, तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय का? नहीं, यही लास्ट विकल्प बिल्कुल सही है, कपास, रेशम, सोरा और अफीम का। कपास, रेशम, सोरा और अफीम का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में बंगाल से निर्यात करती थी, यानी यूरोप को भेजती थी। तो इसका विकल्प यही सही है। आइए, बिल्कुल सही आंसर आपने भेजा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था के साथ संबद्ध था, जिसका अर्थ एक ऐसे अनुबंध से था जिसमें राजस्व संग्रह का अधिकार
अधिकतम बोली दाता को दिया जाता था। हम आपको बताते हैं, पहले उत्तर बता दें। इजारा या इजारेदारी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था। एक प्रश्न पूछा जाता है, भारत में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया? तो उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। तो ये क्या है इजारेदारी? इसने नीलामी के माध्यम से, यानी जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसको भू राजस्व वसूल करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। जैसे मान लीजिए ये प्रयागराज जिला है, प्रयागराज जिले का अपना कुछ क्षेत्रफल है। यहाँ के किसानों से भूमि कर वसूल करने का अधिकार किसे दिया जाए? तो कंपनी ने यानी वारेन हेस्टिंग्स ने कहा भैया हम नीलामी बोलेंगे, जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा। मान लीजिए हाईएस्ट बोली लगी 500 रुपए वार्षिक, तो जो ये बोली सबसे ऊंची लगाएगा उसे अगले 1 वर्ष के लिए किसानों से भूमि कर वसूल करने का अधिकार दे दिया जाएगा। अब वो किसानों से चाहे 5,000 वसूल करे और चाहे 50 रुपए। इसी को इजारेदारी प्रथा की शुरुआत कहा जाता है, इसी को ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत कहा जाता है। समझ में आ गया ना? तो इजारेदारी ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है। आइए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न क्या है? आर्थिक रूप से 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था, यानी ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। इससे संबंधित यह प्रश्न है। तो क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि। तो ब्रिटिश ने तो कभी कोई ऐसा कानून बनाया ही नहीं कि यहां से निर्यात में वृद्धि हो जाए, कदापि नहीं। भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, कारखाने तो स्थापित ही नहीं होने पाए। नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, भारत में कोई तीव्र वृद्धि नहीं हुई। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण जरूर हो गया, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण जरूर हो गया। देखिए वाणिज्यीकरण का मतलब नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा देना, जैसे कपास की खेती, नील की खेती, पटसन की खेती, गन्ना की खेती, है ना? इसके पीछे मूल कारण था अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भू राजस्व प्रणाली। अंग्रेजों का भूमि कर वसूल करने का तरीका बड़ा ही अमानवीय था। अगर कोई किसान भूमि कर अदा ना कर पाए तो पहली बात तो उसे बहुत अधिक अंग्रेज प्रताड़ित करते थे, दूसरे उसकी भूमि उससे छीन ली जाती थी। तो भैया भूमि हमारे पास बची रहे, इसके लिए किसानों ने नगदी फसलों की खेती को प्राथमिकता देना शुरू किया कि चलो ठीक है, 2 समय की अपेक्षा 1 समय हम भोजन करेंगे, आधा पेट खाएंगे, लेकिन इन नगदी फसलों को बेचकर कम से कम लगान तो अदा कर सकेंगे। तो यानी भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। जैसे उदाहरण के लिए कोई किसान अगर कपास उगाकर रखा है, उसे चाहे जितनी भूख लगे, क्या वो कपास की गांठ खा लेगा? लेकिन अगर वो अपने घर में चावल या गेहूं रखा है, उसे भूख लगेगी तो भाई उसे तो खा लेगा। इसीलिए हमारे इस भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण इस कालखंड में हो गया, और यह बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। ठीक है, आइए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? इस प्रश्न का आप लोग उत्तर बताएं।
दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो हम आपको बताएं, इसका उत्तर है सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन ने अपने कालखंड में दक्षिण भारत में कई बांधों का, नहरों का, जलाशयों का निर्माण करवाया था। इसीलिए इसे दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न क्या है? अनुद्योगीकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप सब इसका आंसर करें, जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए। आइए, यानी कि भारत में उद्योग नष्ट कैसे हुए, भारत की इंडस्ट्रीज समाप्त कैसे हुई, इस संदर्भ में आपको यहां आंसर करना है। यह प्रक्रिया 1813 ईस्वी में प्रारंभ हुई। हां, यह बात सत्य है। क्यों? आपको पता होना चाहिए, 1813 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन के सभी व्यापारी, सभी व्यापारिक कंपनियां भारत के बाजार में पूरी तरह सराकर छा गए। इसलिए भारतीय उत्पाद जो थोड़े बहुत बिकते भी थे, उनकी भी बिक्री लगभग समाप्त हो गई, क्योंकि ब्रिटिश कारखानों में उत्पादित सामान के लिए भारतीय बाजार को पूरी तरह से खोल दिया गया था। मरियन वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू इस तारीफ के लिए। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। तो बिल्कुल बातें सही हैं, तो इसका उत्तर सी होगा, 1 और 2। समझ में आया? 1813 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसलिए ब्रिटिश कारखानों में उत्पादित सामान बिना किसी रोक टोक के भारत के बाजार में आकर डंप हो गया। इसलिए भारत में जो थोड़ा बहुत हस्तशिल्प उद्योग बचा भी था, वो भी समाप्त हो गया, क्योंकि ब्रिटिश कारखानों में उत्पादित सामान का मुकाबला हमारे ये हस्तशिल्प उत्पाद नहीं कर पाए। आइए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। 28 1881 ईस्वी में पारित प्रथम इंडियन फैक्ट्री एक्ट, प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम, भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। तो पूछ रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही है? यह अधिनियम मुख्य रूप से बाल मजदूर की समस्या से संबंधित है। बिल्कुल, ये कथन सही है। इस अधिनियम में अभिकथित है कि 7 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के बालक प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे। तो यह भी कथन इसमें निहित है, तो इसका उत्तर होगा सी, यानी 1 और 2। 1881 ईस्वी का प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम में इन दोनों बातों का स्पष्ट उल्लेख किया गया था। बिल्कुल मरियम, आपने सही आंसर किया है, इसका विकल्प सी होगा। आइए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? दादा भाई नौरोजी तो उपनिवेशवाद के बहुत बड़े आलोचक हैं। दादा भाई नौरोजी ने ही तो सबसे पहले धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रतिपादित किया और क्या कहा
कि इंग्लैंड भारत की पूरी संपत्ति लूट ले जा रहा है। तो आर्थिक उपनिवेशवाद के आलोचक तो थे ही। जी सुब्रमण्यम अय्यर भी इनकी बराबर आलोचना करते थे। आरसी दत्त ने भी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त की पुस्तक कौन सी है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इनकी रचना है। ठीक है। इसे भारत के आर्थिक इतिहास की प्रथम पुस्तक माना जाता है। इन तीनों विद्वानों ने उपनिवेशवाद के आर्थिक प्रभाव की आलोचना किया था, तो इसका विकल्प डी सही है। तो ये तीनों इसके आलोचक थे। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया जैसी पुस्तकों की रचना करके ये बताया कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण भारत से ब्रिटेन द्वारा भारतीय संपत्ति को लगातार इंग्लैंड भेज देना। बिल्कुल मरियम, आपने सही आंसर किया है। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। चलिए, आई थिंक आप लोग एक बार देख लिए होंगे। आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में पहले आपको पृष्ठभूमि बता दें। भैया, भारत में आपने जजमानी प्रथा का नाम सुना होगा। जजमानी, ये जजमानी प्रथा क्या है समझिए। जैसे भारत में नाई है ना, धोबी है ना, लुहार, बढ़ई, पुरोहित, इन सब का तो नाम सुना होगा। ये सब सेवा देने वाले लोग हैं, सेवा देने वाले लोग हैं। और ये लोग जिनको सेवा देते हैं उनको जजमान कहा जाता है, उनको जजमान कहा जाता है। तो जैसे जिनको सेवा दी जाती थी और ये जो प्रथा थी उसे जजमानी प्रथा हमारे आपके उत्तर भारत में प्रचलित थी, जजमानी प्रथा। इसी तरीके से यही जजमानी प्रथा भारत के अन्य राज्यों में अलग अलग नाम से प्रसिद्ध थी। जैसे 12 बलूट, इसी उत्तर भारत की जजमानी प्रथा को महाराष्ट्र में 12 बलूट कहा जाता था। ठीक है। मिरासी प्रथा इसी को तमिलनाडु में कहा जाता था। अडाडे प्रथा इसी को कर्नाटक में कहा जाता था। तो देखिए, करते हैं हम लोग मिलान। A1, तो A1 तो सब में है। चलिए आगे देखा जाए। B3 कहीं है क्या? B3 2 में है, तो चलिए यहां तक पहुंच लिए। मिरासी यानी C4 कहीं मिल रहा है क्या? यहां मिल गया। अडाडे D2, तो यहां मिल गया। तो ये हो गया। अब ये क्या है हम आपको सीधा सीधा बता देते हैं। जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में जिसे जजमानी प्रथा कहा जाता है, इसी व्यवस्था को महाराष्ट्र में 12 बलूट, तमिलनाडु में मिरासदारी और कर्नाटक में अडाडे कहा जाता था। क्लियर हो गया ना? आइए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न क्या है? 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग इसका आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी करिए। चलिए, कोल विद्रोह बुद्धो भगत
और गंगा नारायण, बुद्धो भगत और गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो भैया ये आंदोलन बिहार के सिंहभूम, पलामू और हजारीबाग जिलों में हुआ था। हजारीबाग जिलों में हुआ था। तो क्लियर हो गया कोल विद्रोह कहां हुआ था? 1831 में बुद्धो भगत और गंगा नारायण के नेतृत्व में वर्तमान बिहार के सिंहभूम, पलामू और हजारीबाग जिलों में हुआ था। क्लियर हो गए? कौन कौन आंसर भेजा? हाँ, काफी लोगों ने आंसर सही भेजा है। आइए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। राजमहल क्षेत्र में दामिन ए कोह, इसे कहीं कहीं दामिन ए कोह कहा जाता है, कहीं कहीं दामन ए कोह कहा जाता है। दोनों बात बराबर है। दामन ए कोह क्या था? क्या था? तो इसका उत्तर है भूमि का एक विशाल क्षेत्र जिसका सीमांकन किया गया था और जिसे संथालों की भावी भूमि घोषित किया गया था। तो भैया राजमहल पहाड़ी के इर्द गिर्द के क्षेत्र को दामन ए कोह कहा जाता था, जो संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। इसी के लिए यह शब्दावली प्रयोग की गई है। चलिए, दामन को समझ में आ गया। आइए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए। उस क्षेत्र की पहचान करें, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। यानी संथाल विद्रोह सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। संथाल विद्रोह किसके किसके नेतृत्व में? सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में वर्तमान बिहार क्षेत्र में 1855-56 ईस्वी में कहां हुआ था? भागलपुर और राजमहल क्षेत्र में। भागलपुर और राजमहल क्षेत्र में यह संथाल विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व सिद्धू तथा कान्हू ने किया था। ठीक है, आइए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न पर चर्चा करने से पहले आप लोगों को एक बार फिर बता दें, अभी तक यदि आपने हमारे इस चैनल को एक ही एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी जो भी क्लासेज होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, यदि हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो अपने ग्रुप में अपने मित्रों यारों को भी इस लिंक को शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या है? संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद, ठीक है, औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? ठीक है, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। हां बिल्कुल, संथाल परगना बनाया गया था, यह सही है। दूसरा, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। यह भी नियम बना। दरअसल क्या होता था, ये जो ब्याज पर धन देने वाले होते थे, इन्हें क्या कहा जाता है? महाजन, साहूकार। साहूकार लोग क्या करते थे कि संथालों की भूमि कर्ज के नाम पर हड़प लेते थे। संथाल विद्रोह का यह भी एक प्रमुख कारण था। तो सरकार ने यह कानून बना दिया कि संथालों की भूमि किसी गैर संथाल को ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। तो बिल्कुल ये दोनों कथन सही हैं, यानी इसका विकल्प सी सही है। संथाल विद्रोह के पश्चात सरकार ने ये दोनों कदम उठाए थे। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं।
उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान शब्द का अर्थ होता है मित्रों महाविद्रोह। उलगुलान का मतलब होता है महाविद्रोह। तो भैया किस विद्रोह को उलगुलान कहा जाता है, महाविद्रोह कहा जाता है? तो इसका उत्तर है बिरसा मुंडा विद्रोह। कौन सा? मुंडा विद्रोह, जिसका नेता बिरसा मुंडा था। यह कब हुआ था? 1899 से 1900 ईस्वी के दौरान वर्तमान झारखंड के रांची क्षेत्र में मुंडा विद्रोह। इसी मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। इसी को उलगुलान विद्रोह या महाविद्रोह कहा जाता है। क्लियर हो रहा है ना? कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे प्रश्न कर सकते हैं। प्रमोद जी ने भी आंसर भेजा था, मारूफ ने आंसर भेजा था, मरियम अंसारी, बिल्कुल मरियम, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने भी बिल्कुल सही आंसर किया है। आइए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? हाँ भाई बताओ जरा, तो देखते हैं कौन ये आंसर करता है। बिल्कुल 1 लाइन का आंसर है। देखता हूं आज कौन इसका बिल्कुल सही आंसर करता है। सब लोग आंसर करेंगे जितने हमारे साथ जुड़े हैं। आंसर प्लीज, कम से कम हम भी तो देखा करें कि आप क्या आंसर कर रहे हैं। चलो हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी, 30 सेकंड से ज्यादा का वक्त नहीं दूंगा। आंसर प्लीज। मरियम, महरूफ, प्रमोद, रवि, चलिए किसी का आंसर आ नहीं रहा है, क्या बात है? फटाफट आंसर करो गुरु, जल्दी करो। देखो भाई आंसर देने से डरो मत। हाँ आंसर करिए, आंसर करिए। नाम लेने के लिए अरे नहीं प्रमोद जी, बार बार आपका नाम लूंगा। मरियम ने आंसर भेजा, चलिए ठीक है। और कोई आंसर करे? रवि जी ने आंसर किया, और कोई आंसर करे? प्रमोद ने भी आंसर किया। अरे कोई विकल्प उकल्प बदलो भाई, अन्य लोग भी आंसर करें। अच्छा चलिए कोई बात नहीं भैया, इनके जो गुरु थे बिरसा मुंडा के, उनका नाम था आनंद पांडे। पांडे जी इनके गुरु थे, है ना? समझ में आ गया? फिर भी कोई बात नहीं, वेरी गुड, थैंक यू आप सबको आंसर करने के लिए। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। वर्ष 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ठीक है कोई बात नहीं, हम तो आप सबको एक बात बता रहे हैं, आप हमारे साथ एक बार इतिहास पूरा पढ़ लीजिए, जो भी समय लगे। उसके बाद तो आप इतिहास के सारे प्रश्नों को ऐसे चुटकियों में हल करेंगे, मेरा तो दावा है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहते हैं कि एक एजुकेशन है तो सब कुछ मुमकिन है। यहां आपको सब कुछ मिलेगा और नंबर 1 के टीचर मिलेंगे। यहां के टीचर्स का मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता, है ना? तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप लोग अच्छे से पढ़ें। वर्ष 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने भील सेवा मंडल की स्थापना किया था, ताकि भील जनजाति के लोगों का कल्याण किया जा सके। बिल्कुल मरियम, हम बिल्कुल 100% आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? बड़ा ही सरल प्रश्न है, देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर करता है। चलिए मारूफ, थैंक यू, थैंक यू। चलिए जल्दी करिए, जल्दी करिए देखता हूं इसका आंसर कौन सबसे पहले करता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? फटाफट आंसर करिए। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? फटाफट करिए
जल्दी करिए जल्दी करिए, कोई आंसर नहीं दे रहा है भाई। अच्छा, जल्दी जल्दी। चलिए हम आपको बताते हैं, वैसे फिलहाल तब तक आपका आंसर आने लगेगा। गडकरी विद्रोह का केंद्र भैया कोल्हापुर था। नितिन गडकरी जी का नाम सुना है ना? चलिए, मरूफ ने आंसर भेजा है, अन्य लोग भी भेजें। कोल्हापुर था। ये जो गडकरी लोग थे भैया, गडकरी लोग, चलिए मरियम का भी आंसर आया। ये जो गडकरी लोग थे ये परंपरा से कृषक और सैनिक सेवा देने वाला वर्ग था। कैसा था? सैनिक सेवा देने वाला वर्ग था। मराठे जब कहीं सैन्य अभियान करते थे, कौन? मराठे जब सैन्य अभियान करते थे तो ये जो गडकरी लोग थे, ये भी मराठा सेना के साथ शामिल हो जाते थे और वहां लूटपाट के रूप में जो भी धन आज प्राप्त होता था उसी से एक हिस्सा पा जाते थे। इसी से इनका अपना जीवन यापन चलता था। अब जब मराठा क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो अब इन लोगों से कोई सैनिक सेवा वगैरह तो ले नहीं रहा था, तो एक प्रकार से बेरोजगार हो गए। और इन लोगों को इस बात की चिढ़ थी कि भैया हमारे क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार। इसलिए ये गडकरी लोग अंग्रेजों के खिलाफ बराबर विद्रोह किया करते थे, उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाते थे। इसी को गडकरी विद्रोह कहा जाता है, जो कि कोल्हापुर क्षेत्र में 1844 ईस्वी में हुआ था। कब? 1844 ईस्वी में हुआ था। और इसका नेता कौन था? नेतृत्व किसने किया था? बाबा अहिरेकर ने। कौन? बाबा अहिरेकर ने, जिन्हें हम उत्तर भारत में यादव जी कहते हैं कुछ लोग, है ना? तो उन्हीं को महाराष्ट्र में अहिरेकर कहा जाता। तो बाबा अहिरेकर ने इनका नेतृत्व किया था। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक बार ध्यान रखा कीजिए, सुमेलित है कि नहीं है, ऐसे प्रश्नों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो मोपला विद्रोह कहां हुआ था? मोपला विद्रोह भैया केरल में हुआ था, तो ये तो सुमेलित है। कूका आंदोलन, कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था, बिल्कुल एकदम सही है। कोली विद्रोह गुजरात में हुआ था, यह भी बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, कोल विद्रोह और कोली विद्रोह दो अलग अलग हैं, ठीक है? तो कोली विद्रोह गुजरात में हुआ था। लेकिन ये जो चुआर विद्रोह है, चुआर विद्रोह भैया ये गलत है। ये मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि बंगाल में हुआ था। कहां हुआ था? चुआर विद्रोह जगन्नाथ के नेतृत्व में बंगाल में हुआ था, ठीक है? तो इसका विकल्प डी ये सुमेलित नहीं है, बाकी अन्य तीनों सुमेलित हैं। प्रमोद ने आंसर भेजा था, बिल्कुल प्रमोद, वेरी गुड, आप लोग तो पढ़ चुके हैं, है ना? आइए चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रामोसी विद्रोह 1822 ईस्वी, चित्तर सिंह, तो ये तो बिल्कुल एकदम सही है। इसमें कौन सी ऐसी बात है? ठीक है, तो ये तो सही है। संथाल विद्रोह, यही गलत हो गया, देख लीजिए दूसरा ही गलत हो गया। संथाल विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में नहीं और 1899 नहीं भाई। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था, तो यह गलत है। बाकी रंगपुर विद्रोह दिरजी नारायण के नेतृत्व में 1783 ईस्वी में, बिल्कुल सही है। कोल विद्रोह बुद्धो भगत और गंगा नारायण के नेतृत्व में, जस्ट अभी हमने आपको बताया था 1831 ईस्वी में, तो बाकी सब सही हैं, ठीक है।
तो मित्रों, आज हमने थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही मेहनत किया और सरपट जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। तो आज ये सुपर 40 के ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी के साथ हम आपसे आज की डेट में विदाई लेते हैं। आप सभी मित्रों को ए लॉट ऑफ थैंक्स हमारे साथ जुड़ने के लिए, एके एजुकेशन को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें लाइक करने के लिए। आप सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कल फिर शाम 6 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।